ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत भूमि का, भारत के हर नागरिक का भविष्य उज्जवल होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नौवहन जगत का मार्गदर्शन करें, आलोकित करें। भारत सरकार के हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी, डायरेक्टर ऑफ शिपिंग श्रीमान गौतम चटर्जी जी, श्रीमान ए के गुप्ता जी, श्रीमान दीपक शेट्टी जी और उपस्थित सभी सम्मान्य भाई और बहनों, सबसे पहले जागतिक नाविक दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आपका काम कितना कठिन है, ये अमन शर्मा के जीवन में जो प्रसंग गुजरा उसके कारण हम सबको पता चला है। पर निश्चित रूप से इस प्रोफेशन में आप सब लोग जिस कर्मठता से काम कर रहे हैं और जिस कमिटमेंट का परिचय दे रहे हैं वो निश्चित दृष्टि से हम सब के लिए अभिमान का विषय है और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। वैसे आपका ये क्षेत्र मेरे लिए नया है। मुझे समुद्र के बारे में इतना ही मालूम था कि बाजू में जो सी लिंक प्रोजेक्ट है वर्ली बांद्रा, ये बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तो ये सी लिंक प्रोजेक्ट तक ही मेरा अनुभव है, पर सी के बारे में और बहुत कुछ ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। पर एक बात जरूर है कि हमारे देश में हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हम सब ने ये तय किया है कि हम देश में विकास की राजनीति करेंगे और देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाएंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। अगर गरीबी दूर करनी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी और उसके सिवाय एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर खड़ा नहीं होगा उस दिन तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा क्षेत्र है उसमें निश्चित रूप से भविष्य के लिए नए रोजगार की निर्मित हो सकती है। मैं जब रोड के बारे में सोचता हूँ तो जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य मैंने उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक रिपोर्ट मैंने सौंपा था जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्ग की जो योजना वो बनाने का सौभाग्य उस समय मुझे मिला था। तब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने ऐसा कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। क्योंकि रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो उस समय चालू होगी जो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने की योजना बहुत जोर से देश में चल रही है, उसको भी बनाने का सौभाग्य मिला और आज उस विभाग का मैं मंत्री बना हूं। और इस बार हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद, राष्ट्रीय महामार्ग की योजना के बाद अब प्रधानमंत्री जलमार्ग योजना भी हम शुरू करेंगे। और केवल प्रॉस्पेरिटी रोड से नहीं आती तो जलमार्ग का भी विकास करने से आती है, और हमारे इंडियन रोडवेज को विकसित करने की योजना हमारे सचिव महोदय ने जैसा आपको बताया, हमने उसका काफ़ी प्रोफाइल तैयार किया है। मुझे इस बात की जानकारी पहली बार मिली कि अगर हम रोड से जाते हैं तो अगर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अगर 50 पैसे है तो रेलवे से जाने के बाद 1 रुपये होती है और रोड से जाने के बाद 1.5 रुपये होती है। अगर इनलैंड वाटरवेज में अगर हम लोग हमारे यहाँ विकास करेंगे तो देश के लिए हमारे जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल और गैस, जिसका हम 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, उसमें काफ़ी बचत हो सकती है। एक्सीडेंट हमारे रोड सेक्टर में हर साल 1,21,000 लोग मृत्यु हो जाते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमको अलग अलग ऑप्शंस पे विचार करना आवश्यक है।
और इसलिए आपके इस क्षेत्र में मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की संभावना है। ये बात जरूर है कि आपने कुछ बातें बताई है कि इस क्षेत्र की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। हमारे जो पोर्ट्स है उसमें बड़े बड़े शिप्स नहीं आ सकते, क्योंकि 2 लाख टन के शिप अगर आने हैं तो ड्राफ्ट कम से कम 18 मीटर का चाहिए। अब 18 मीटर का ड्राफ्ट अनेक जगह पर नहीं है। हमारे कारण ही हमारी सरकार की नीति अगर ठीक रहती तो कोलंबो में जो पोर्ट है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा और टर्नओवर कर रहा है, और हमारा जो कार्गो है वो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट पर जा रहा है, पर हमारे पास उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है। हम लोग, हमारी सरकार ये चाहती है कि हम इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करें और आधुनिक तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सर्विसेज दे सकें। स्वाभाविक रूप से हमारे जो इंडियन फ्लैग के जो शिप्स हैं उनकी बहुत सी अड़चने हैं, और ये इंडस्ट्री भी आज बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है। वैसे देश में सभी इंडस्ट्री बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है। हमारा जीडीपी 4.5% है, और कल 2 दिन मैं दिल्ली में था तो हमारे बैंकों में जो एनपीए है करीब 80,000 का एनपीए तो केवल सीडीआर जो है वो रोड सेक्टर का है। और इसलिए मैं 2 दिन बैठा था कि हमारे प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें, तो बैंकर, कॉन्ट्रैक्टर और हमारे अधिकारियों के साथ लगातार 2 दिन हम लोग बैठे थे, और करीब 40,000 करोड़ के कार्य के लिए हमने फिर से शुरुआत करने का निर्णय किया और उसके सोल्यूशन हमने निकाल दिए। स्वाभाविक रूप से हमारी जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी राहत देने की आवश्यकता है। बहुत से बार जो फॉरेन फ्लैग के जो शिप्स आते हैं उनको फ्यूल में हो, बाकी बातों में हो, कंसेशन मिलते हैं, और इंडियन फ्लैग लेकर चलने वाले लोगों को इंडियन फ्लैग होने के कारण अनेक बार कुछ ज़्यादा बोझा उनके ऊपर गिरता है। थोड़ी बहुत बातों को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने हमारे सचिव जी को कहा है कि इसके बारे में जल्दी निर्णय करिए। ये बात जरूर है कि सरकार में निर्णय प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, और इसलिए जहाँ तक ये निर्णय करने हैं तेजी से, गति से हो, ताकि उसके परिणाम का अनुभव आप सबको मिले और आपको इसमें उपयोग हो, यही सरकार की इच्छा है। और इसलिए इस क्षेत्र के बारे में अनेक निर्णय हम जल्दी ही करेंगे। वैसे बहुत से निर्णय किए, मैं बार बार उनको यही कहता हूँ कि जो बात उपयोग की है तुरंत लेकर आइए और उसको करिए। जहाँ तक हम लोग, आपके पास जो कुछ बातें आपने कही है उसमें से टैक्सेशन के इशू के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहत निश्चित रूप से वो देंगे। पर आखिर ये विषय मैंने अपने तरफ से उनको कहा है, और सेक्रेटरी महोदय भी उनको मिलकर आए हैं, और मुझे लगता है कोई समाधान निश्चित रूप से निकले। जहाँ तक आपके पेंशन की बात है उसका कोई बोझा सरकार के ऊपर आने वाला नहीं है, और मुझे लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई अड़चन नहीं है, केवल एक्ट में कुछ सुधार करना होगा। दिल्ली में जाकर मैं एक्ट में जो सुधार करना है वो करके, जो भी इंश्योरेंस कंपनी उनसे बातचीत करके आपको ये पेंशन स्कीम कैसे शुरू हो जाएगी इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। बाकी हिंदी का अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन सरकार में अनेक सालों से चल रहा है। मुझे अभी डायरेक्टर ऑफ शिपिंग ने बताया, जिसके कारण आपके सर्टिफिकेट्स और आपके करियर के बारे में कुछ अड़चने हैं। आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ निर्णय भी किया है। मैं दिल्ली में जाकर इसके तरफ भी देखूंगा, और उसको भी जल्दी ही आपको उसके बारे में राहत मिलेगी, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। जहाँ तक ये पोर्ट्स है, ये मुंबई भी हमारा इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और मुंबई में भी विशेष रूप से मुंबई का भी विकास पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इनलैंड वाटरवेज में मुंबई पोर्ट को भी हम विकसित करें, ताकि मुंबई से गोवा, कोयम्बटूर, कोचीन, बेंगलोर, चेन्नई, हम लोग इसमें हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका उपयोग करें। मैं हमारे सचिव जी को कह रहा था कि चेन्नई में जो गाड़ियाँ बनती है वो दिल्ली में आती है, फोर्ड है, वॉक्सवैगन है, और यहाँ से मारुति वहाँ जाती है।
कल मेरे पास हीरो वाले जो आए थे मुंजाल, तो मैं उनको पूछ रहा था कि साउथ में आपकी गाड़ियाँ जाती है, बेंगलोर जाती है, कहीं चेन्नई जाती है, तो क्यों नहीं रो सिस्टम शुरू करें जिसके कारण हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई नई विजन लेकर कुछ काम कर सकते हैं। हम जल्दी उसको भी शुरुआत कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज को विकसित कर रहे हैं और इंडियन फ्लैगशिप के जो हमारे कंपनीज हैं उनकी अनेक समस्याएं जो हमने समझने की कोशिश की है उसके ऊपर भी मार्ग निश्चित रूप से हम निकालेंगे। एक बात जरूर है कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि जिस प्रकार से रोड सेक्टर में मुझे काम करने का मौका मिला, तब मुझे नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, वो योजना भी बनाने का सौभाग्य मिला। पर ये इनलैंड वाटरवेज में और शिपिंग में कितना बड़ा पोटेंशियल है ये मुझे कभी ध्यान में भी नहीं आया, क्योंकि मेरा इस विषय के साथ उतना संबंध नहीं रहा। पर जब जब मैं डिपार्टमेंट के डिटेल में जा रहा हूँ तो मुझे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। हमारे 12 जो है वो मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है और 64 उसमें से चल रहे हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाकर और हम अच्छे पोर्ट तैयार कर सकते हैं। इफिशियंसी बढ़ानी चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहिए और समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब हमारी इंडस्ट्री अगर मॉडर्नाइज होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगी, तो बिजनेस भी हम मिला सकेंगे। और इफिशियंसी लाने के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी अच्छी लाने के दृष्टि से सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा जो जो करने लायक है वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मुंबई में भी जहाँ तक हमारे यहाँ पोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल्स भी बनाकर और बाकी भी पोर्ट में बनाकर जो टूरिज्म का सेक्टर है, उस टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत बड़े प्रमाण पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल निर्माण कर सकते हैं। 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। मैं रोज सोचता हूँ कि हम लोग हमारे युवाओं के लिए रोजगार कैसे निर्माण करें। हमारे यहाँ गांधी जी ये कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, और नेहरू जी ने जिस नीति को स्वीकार किया था वो मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म में, अनेक सेक्टर्स में हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को और आगे ला सकते हैं। मैं लगातार ये बात सोचता हूँ कि हर चीज में रोजगार कैसे निर्माण हो, और बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। अब आपने ही कहा कि आपके इस फील्ड में 15 लाख लोग लगभग देश में काम कर रहे हैं, उसमें से 1,25,000 30,000 लोग भारतीय हैं। पर एक बात जरूर है कि हमारी मैन पावर ज़्यादा है, पर हमारे देश में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारा शेयर जो इंडियन फ्लैग शिप्स का है वो केवल 7.5 से 8% है। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी कहा और बाकी कोल मिनिस्ट्री को भी कहा है कि हम लोग ये काम हमारे इंडियन शिप कंपनी को कैसे दे सकते हैं, इंडियन शिप कंपनी इसमें आगे आकर कैसे काम कर सकती है, ताकि हमारे देश में इसको और रोजगार निर्माण हो। और स्वाभाविक रूप से इस इंडस्ट्री को बढ़ाते समय निश्चित रूप से जो युवा है, जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको तुरंत रोजगार मिले और इसकी क्षमता और बढ़े, यही हमारे विभाग की नीति है। पर यह रोजगार उसी समय मिलेगा कि उस प्रकार का एजुकेशन भी आपको मिलेगा। आज बहुत सी अड़चने हैं कि हमारे इंडियन शिप में हमारे लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए बहुत सी अड़चने आ रही है। एक यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, पर यह सब काम प्रोफेशनल होना चाहिए। सरकार की सिस्टम जो है वो उतना प्रोफेशनली काम नहीं करता, और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि आप प्रोफेशनल बन जाओ, क्योंकि मैं अपनी स्पीड जो है वो आपके कारण रोकना नहीं चाहता। आप मेरे साथ, आपको दौड़ना होगा। निर्णय होते रहेंगे, फाइल घूमती रहेगी, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। कभी कभी मैं ये भी कहता था, ये कहना उचित नहीं है कि इवन आई लाइक द पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। आप निर्णय करो, और निर्णय न करना यह सरकार की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ना परफॉर्मेंस ऑडिट होता, ना कभी उसके लिए कोई एनालिसिस होता। अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती। वही सरकार का नाम है।
तो इसके कारण जो है कि हमने डिपार्टमेंट में काफी सुधार किया। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इसलिए मैं धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूं कि ये डिपार्टमेंट किस प्रकार से ई गवर्नेंस का उपयोग करें, मॉडर्न टेक्निक्स को किस प्रकार से अपनाएं और हमारे ही युवाओं को प्रशिक्षित करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का तैयार करके उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे मिलाएं और वो दुनिया में काम करके डॉलर में कमाई करके हमारे देश में कैसे भेजें। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आप समृद्ध कर रहे हैं, पर देश की इकोनॉमी की मांग है और ज़्यादा समृद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे पास मैन पावर अच्छी है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अमेरिका के 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय हैं। जापान में, चीन में जितना हम कंप्यूटर हार्डवेयर जो इंपोर्ट करते हैं करीब $60 बिलियन का, उसमें अनेक कंपनियों के काम करने वाले इंजीनियर्स भारतीय हैं। सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे देश के सब कुछ होने के बाद भी हम प्रगति और विकास की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारा जीडीपी 8% के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हमारे यहाँ ये सब संभावना जो है उसको ढूंढ कर उसको किस प्रकार से सुधार लाना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और इस देश को सभी प्रकार की क्षमता होने के बाद भी जो टारगेट हम पूरा करना चाहते हैं उसमें जो अड़चनें पैदा हो रही है उसको दूर करना, यही हम सबका काम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक गतिशील सरकार को चलाना चाहते हैं। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है और रोजगार की निर्मित करना इसके लिए उद्दिष्ट है। और इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और हमारी मैन पावर को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित करके हम दुनिया में आगे कैसे जाएं। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे इंजीनियर आगे हैं, वैसे मैं चाहता हूं कि ये शिपिंग इंडस्ट्री में भी हमारे लोग आज 1,25,000 है 15 लाख में से, हम ये कोशिश करेंगे कि ये 1,25,000 की संख्या 5 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं। आने वाले इंडस्ट्री के एक्सपांशन में ऐसे ट्रेनिंग की सुविधाएं तैयार करें कि जो हमारे युवाओं को अच्छे तरह से प्रशिक्षित कर सकें। हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे बोर्ड है, अभी तक मैंने उनका जायजा लिया नहीं है, पर यह सरकार के बजाय प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो गवर्नमेंट को कोई भी उद्योग व्यापार में काम करने में बहुत कठिनाई आती है। जो अभी एक्ट्स है ट्रस्ट करके बने हुए हैं उसको सुधार करने में अड़चनें आती है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, नई नई नीतियां नहीं अपना सकते। समय के अनुसार हमको बदलना होगा और समय के अनुसार अगर बदलेंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन करेंगे तो हम आगे भी जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें तो मैं समझ चुका हूं, पर और मुझे इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है कि इस विषय का जितना ध्यान मुझे चाहिए अभी तक नहीं है। और दुर्भाग्यवश गोपीनाथ मुंडे जी के एक्सीडेंटल डेथ के कारण मुझे ग्रामीण विकास का भी डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो मैं रोज सुबह 8 से लेकर रात को 2 बजे तक काम करता हूँ, फिर भी पूरा काम नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत समय मैंने दिया है। तो अभी मैंने हमारे डॉक्टर त्रिवेदी से जो सचिव है उनसे बात की है कि 2-4 दिन में एक दिन पूरा पोर्ट के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठेंगे और उसके निर्णय भी तुरंत करेंगे। कुछ हमारे पोर्ट ने भेजे हुए बातें, फायदे हमारे अटकी हुई दिल्ली में, उसको तुरंत निकालेंगे और नया एक्ट क्या बदलना है, क्या उसके बारे में भी करेंगे। हमने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में एक नई कारपोरेशन बनाई है और वो कारपोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे टर्म एंड रेफरेंसेस थे उसमें शिपिंग से लेकर भी सभी बातों का उल्लेख उसमें हमने किया है। वर्ल्ड में पैसा अवेलेबल है, लो इंटरेस्ट में या जीरो इंटरेस्ट में भी पैसा मिल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं। और मैंने ये भी बात कही थी कि शिपिंग इंडस्ट्री अगर डॉलर में कमाती है तो इनको डॉलर में कर्जा लो इंटरेस्ट में क्यों नहीं मिल सकता। आईडीएफसी के साथ हमारे सेक्रेटरी जाकर मिलकर आए, वैसा एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आपने जो डॉलर में कमाया वो डॉलर में ही हेजिंग करके कम से कम इंटरेस्ट में आपकी इंडस्ट्री के लिए पैसा उपलब्ध होगा, क्योंकि इंडियन बैंकों का इंटरेस्ट 13% है और आपको पीएलआर पर हेजिंग करके
कम रेट में पैसा 6% तक कैसे मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री की भी हर प्रकार से मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कानून बहुत बने हुए हैं, कुछ कानून बनने की आवश्यकता भी नहीं थी और कारण न होती ओवरलैपिंग भी बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। आप में से जो भी सुझाव होंगे आप जरूर मुझे दीजिए। आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। और जो मुझे समझ में आएगा, जो आप समझा सकोगे वो बदल करेंगे। नहीं हो सकता है तो मैं आपको वही कहूँगा कि ये करना संभव नहीं है। मैं निश्चित रूप से आज की ये दिन में आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अमन शर्मा को विशेष रूप से देता हूँ। जिस धैर्य का, जिस विजय वृत्ति का, जिस शौर्य का परिचय ने दिया है, वो हमारे देश के नौजवानों के लिए निश्चित रूप से एक आदर्श जैसी बात है। और इसलिए आज का दिन जो है नाविक दिन, जो जागतिक स्तर पर मनाया जा रहा है, ऐसे लोगों ने ही आप हमारे इस प्रोफेशन को आगे ले जाकर बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान मिला कर दिया। मैं मानता हूँ कि ये प्रोफेशन आगे हमारे देश की डिग्निटी को, हमारे देश के प्रॉस्पेरिटी को इसी प्रकार से बढ़ाता रहेगा, यही मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और जितना मेरे से संभव होगा वो सब बातें मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए, आप सबके लिए जरूर करूंगा, यही विश्वास देता हूं। धन्यवाद।